Hello students, today we are going to discuss a very important topic of Java programming language, which is inheritance. We have already seen this particular topic in C++. If students have already gone through the particular programming language C++, they have already seen this, right? But in Java programming language, here are some differences with the C++. काफ़ी सारी चीज़ें सेम भी आपको मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्या पर्टिकुलर बेसिक्स है। कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, जैसे वहाँ आप स्कोप रिजोल्यूशन मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर तो नहीं, इस तरह का दो बिंदी लिख करके और आगे स्कोप उसका जो भी आपका एक्सेस स्पेसिफायर होता था प्लस क्लास का नाम होता था वो आप लिखते थे और आपका इनहेरिटेंस होता था। लेकिन जावा में थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या है, जिन्होंने इससे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो समझ लें इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है। इनहेरिटेंस मतलब होता है इनहेरिट करना, राइट। ये जो वर्ड है इनहेरिट, इनहेरिट करने का मतलब होता है चीज़ों को कहीं से लेना, ठीक है। अब इसका नाम गिव एंड टेक ना दे करके इनहेरिट वर्ड दिया गया है, क्योंकि आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्लास है ए, ये कोई क्लास है आपकी बी। तो अभी के लिए इनको क्लासेस छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये कोई फादर हैं, ये हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया भी था, और ये सन है। तो सन जो है वो फादर की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सन के पास आ जाती हैं, तो इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना बोलते हैं। इनहेरेंट मतलब जो पहले से चली हुई आ रही हैं वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यही कुछ कंसेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने भी अडॉप्ट किया है अपने पास में, राइट। अब अगर जावा की बात करें, तो जावा के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो क्या रिलेशनशिप रखता है, इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बात की थी। इस ए का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो रखता है कि जो चाइल्ड है वो आपका पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर होती है। अब ये क्यों यूज़ आता है, मेथड ओवरराइडिंग के, इसलिए आपको ये टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया गया है, मेथड ओवरराइडिंग। एक तो ये करने के काम में ये आपका जो है ये आता है, और एक आता है कोड रीयूजेबिलिटी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं कि एक तो कोड रीयूजेबिलिटी के काम आता है, एक मेथड ओवरराइडिंग के काम में आता है, और एक इज अ रिलेशनशिप शो करने के काम में इनहेरिटेंस जो है हमारा वो आता है। चलिए अब अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स किस तरीके से होता है। यहाँ आप लिखेंगे क्लास, मान लीजिए कोई क्लास आपके पास कार है तो वहाँ का उसका नाम लिख देंगे आप, ठीक है। मतलब सब क्लास का नाम लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड, और यहाँ आप लिखेंगे सुपर क्लास का नाम, सुपर क्लास नेम, और यहाँ पर सब क्लास नेम। तो ये आपका आ गया सब क्लास का नेम, ये आ गया सुपर क्लास का नेम। कीवर्ड क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड हो गया। और इसके अंदर जो ये होगा ये आपका एक तरीके से चाइल्ड हो जाएगा, और ये जो है आपका पेरेंट क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दो क्लासेस मानता हूं ए एंड बी, ये जो बी है ये पेरेंट है, ये जो है आपका चाइल्ड है, ठीक है।
तो इस केस के अंदर अगर बी जो है वो ऊपर से अपने ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, तो इस क्लास के अंदर बी जो है वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो ये जो बी है ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, और ये जो ए है ये आपका कहाँ जाएगा, निकल करके ये जाएगा ए यहाँ पे। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका हेडर रहेगा। तो ऐसा करने से आपके जो क्लासेस हैं ए की, उनको ए क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप बी में इनहेरिट कर लेंगे। और यहाँ से आपको जो ये वाला कंसेप्ट है आपका, एक तो ये रिलेशनशिप, एक कोड रीयूजेबिलिटी, ये आपको मिल जाएगा। और क्लासेस के जो फंक्शंस हैं ऊपर और नीचे, चाइल्ड और पेरेंट क्लास के, वो हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ से पर्टिकुलर इस सिंटैक्स से देखने को मिल जाएंगी। तो इतना ही सिंपल है इनहेरिटेंस को करना। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल हम एक जनरलाइज्ड वे में ले लें, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए ये कोई क्लास है आपका एम्प्लॉय करके, ठीक है, और एक और क्लास है आपका प्रोग्रामर करके। ठीक है, ये दो क्लासेस हैं। अब मान के आप ये चलिए कि यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में बनाऊं तो ये मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय क्लास हो गई है, और अभी ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और ये हो गई है आपकी प्रोग्रामर। अब ये दोनों ही क्लासेस जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक प्रोग्रामर एम्प्लॉय होता है, तो अ प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय, तो इज अ रिलेशनशिप आ गया। तो अब अगर इसके कुछ फंक्शंस हम यहाँ यूज कर पाएंगे तो कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो इस केस में अगर हम इनहेरिट कर लें एम्प्लॉय क्लास को नीचे, तो काफ़ी चीज़ें हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक्सटेंड कीवर्ड की तरीके से इसको काम में लेकर के, और यहाँ लिखूँ क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब ये आपका इनहेरिटेंस हो गया है, और इतना ही सिंपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम से। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ इसमें नहीं है समझने की। ये आपका प्रोग्राम का जो है वो सिंटेक्स रहता है। अब देखिए जनरल वेज में क्या प्रोग्रामिंग हैबिट रखी जाती है, ये समझने की कोशिश करना। प्रोग्रामिंग हैबिट कुछ इस तरीके से रखी जाती है कि अब जब आप मान लीजिए आपके पास दो ही क्लासेस हैं, आपने इनहेरिटेंस कर दिया, तो अब आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो आप ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस प्रोग्रामर क्लास का। तो आप ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ये जो प्रोग्रामर क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओबीजे न्यू करके इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इससे जो है आप इस ऊपर वाली क्लास के फंक्शंस को यूज करेंगे जो कि इसी क्लास में एक्सटेंड करते ही आ गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग में इसको और हम अच्छे से देख लेंगे कि क्या रहता है। अब अभी आपको समझने की क्या बात है, आपने अभी एक ही टाइप देखा है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो अब हम टाइप्स की बात करें अगर इसके, तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप देखा है जिसमें हमने एक पेरेंट लिया है, एक चाइल्ड लिया है। तो ये बॉक्सेस जो हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसी बेसिस पर इनहेरिटेंस के टाइप्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने दो ही बॉक्सेस लिए थे, अब हम अगर दो से ज़्यादा बॉक्सेस भी लें, मतलब अगर कोई दादाजी के फादर हैं, मतलब आपके परदादा हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ को आपके फादर को देंगे, यानी फादर जो है वो आपका इनहेरिट करेगा आपके ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टीज़ को, और आप जो है अपने फादर से करेंगे। तो एक तरीके से इनहेरिट जो है वो दो पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो एक अलग तरह का इनहेरिटेंस बनेगा। और मान लीजिए आपके कोई चाचा हैं जिनके कोई सन नहीं है या डॉटर नहीं है, तो वो अगर चाचा और फादर दोनों की प्रॉपर्टीज आपके पास आएंगी तो एक अलग तरह का इनहेरिटेंस निकल के आएगा। तो ये जैसे आप रिलेशंस को देखेंगे इनहेरिटेंस वैसे ही बनता जाएगा। बस आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, प्रोग्रामिंग बाद में,
पहले ब्लॉक्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, तो आप इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए हमने अभी लिखा जो सबसे सिंपल एग्जांपल था, जहां हमने इस तरीके से ये क्लास ली थी, तो ये बॉक्स का मतलब आप लोग क्लास समझिए, ठीक है। तो ये कोई क्लास, या इसके अंदर मैं क्लास लिख सकता हूं, ये क्लास है और क्लास है ए, जैसा कि हमने प्रोग्राम भी बनाया भी था। ये आपके पास में क्लास है बी, अब ये इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है, यही कहानी है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। तो इसका टाइप क्या बन जाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये एक टाइप बन गया। इसी टाइप पर अगर मैं क्लासेस ले लूं, एक क्लास ए, देन क्लास बी, देन क्लास सी, इस तरीके से ले लूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अब देखिए चाइल्ड क्लासेस आपसे कोई पूछता है तो कितनी है, तो ये डिपेंड करता है कैसे। अगर मैं ए की चाइल्ड क्लास पूछूंगा तो क्या होगा, बी होगा। अगर मैं बी की चाइल्ड क्लास पूछूं तो क्या होगा, सी होगा। अगर मैं सी की पेरेंट क्लास पूछूं तो क्या होगा, बी की पेरेंट क्लास क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर चल रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये आप उसको इस तरीके से समझिए, ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ये आपके फादर हैं, और ये आप हैं। तो आपके प्रॉपर्टीज इनहेरिट की अपने फादर से, उन्होंने प्रॉपर्टीज की अपने फादर से, तो ये एक तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। प्रोग्रामिंग में देख लेंगे कैसे होगा, अभी के लिए आप पहले टाइप समझिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक टाइप क्या आएगा कि आपने ये क्लास ली, ठीक है, एक क्लास आपने यहां ली, एक क्लास ये ली, ठीक है। ये आपकी क्लास ए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आप हैं, आपका भाई है, और ऊपर आपके फादर हैं, और जब दोनों ही लोग इनहेरिट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज को अपनी बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से, इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, जब ये दोनों भाई इनहेरिट करना चाह रहे हैं इससे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन जाएगा। जैसे हम जनरली बात करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो हम ऑलवेज हम क्या बोलते हैं, कंपनी, कॉलेजेस या कहीं भी आप जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई वी शुड फॉलो आवर हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर मैनेजर है, उसके नीचे और एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के नीचे और एम्प्लॉयज हैं, उनके नीचे और भी लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं। तो ये एक हायरार्की होती है कि एक लोअर लेवल एम्प्लॉय जस्ट अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, वो उससे ऊपर वाले को करेगा, फिर वो चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। तो एक हायरार्की बनी होती है हर चीज के लिए, तो उस तरह का ये चलेगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपको इसको और आगे बढ़ाना है, तो इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी हायरार्की ले सकते हैं कि और भी एक क्लास ले गई, वो और ऊपर चली गई, तो इस तरीके से ये हायरार्की जो है वो चलती हुई जाती है। बट अभी के लिए आप बेसिक एक स्ट्रक्चर मान लें, तो वो हायरार्की का, इनहेरिटेंस का ये निकल के आता है, ठीक है। और ये सारी आपकी ए और बी और सी क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैं बात करूं क्लासेस के बेस पर, ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल को इधर से लूं, तो इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये आपकी क्लास ए मान लेते हैं। तो ये आ गया इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन क्लासेस। जब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लासेस के बेस पर इनहेरिटेंस ये निकल के आते हैं, ठीक है। यहां पर आप क्लास लिख लीजिए। तो क्लासेस के बेस पर एक तरह का इनहेरिटेंस हो गया आपका सिंगल लेवल,
दूसरा मल्टी लेवल और उसके बाद में हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो क्लास लेवल पर अगर सिर्फ क्लास की बात करें तो ये 3 तरह के इनहेरिटेंस आते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको और भी तो तरीके से ये बॉक्सेस जो हैं वो हो सकते थे, ठीक है, लाइक इसको अगर उल्टा कर दें तो ये दोनों बॉक्सेस ऊपर हो सकते थे, ऊपर वाला बॉक्स नीचे हो सकता था, तो वो स्ट्रक्चर आप इसमें क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी हम बात करते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए देखो क्लासेस के बेस पर अगर बोलेंगे तो ये निकल करके आपके पास आएगा इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इससे पहले वाले को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर उल्टा कर दूं, मान लीजिए इसको मैं ये चेंज कर देता हूं कि यहाँ पर मैंने एक क्लास ले ली, यहाँ पर एक क्लास ले ली, ए बी और सी एक क्लास यहाँ पर ले ली, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। इनहेरिटेंस हमारा इस तरीके से हो रहा है कि सी जो है वो ए को भी इनहेरिट कर रहा है और बी को भी इनहेरिट कर रहा है। ये जो हमारा होता है पर्टिकुलर चीज, ये अलाउड नहीं होती है, ये जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। ये क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जो जावा अलाउड नहीं करती है क्लासेस के केस में, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये अलाउड नहीं होता है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप कर रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर पर, आपको ध्यान रखना है जैसे वो स्ट्रक्चर था वो क्या था आपका, ये था, एक बार आप देख ही लीजिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस का टाइप था। तो कभी आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस देखने को मिलता है तो ये आपको देखना है, तो ये 4th टाइप है इसका, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद में आपका एक लास्ट बचता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी हमने करके नहीं देखा है, क्लासेस लगाई हैं बट वो अलाउड नहीं था, वो हम इंटरफेसेस के थ्रू करते हैं, वो हम बात करेंगे कैसे। अभी के लिए एक और टाइप आपको देखने को मिल सकता है, वो टाइप क्या है, ये टाइप आपको देखने को मिल सकता है क्लास ए बी सी एंड डी, ये सारी क्लासेस हैं और जब ये एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़ी हों तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का टाइप हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप क्लासेस की बात करें तो ये भी आपका क्लास हो गया, ये भी आपका क्लास हो गया और ये भी आपका क्लास हो गया है। सो अगर इसकी बात करें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट वी विल डील सेपरेटली। बट अभी के केस में बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर निकल के आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ इसमें डायमंड प्रॉब्लम्स भी निकल के आती थी जो कि आपने C++ में देखी थी, उनको कैसे डील करते हैं वो अभी हम देखेंगे। बट ये आपके हर तरह के इनहेरिटेंस का ये आप कह सकते हैं कि एक साथ, इसका नाम ये हाइब्रिड इसलिए रखा है क्योंकि आप इसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी ढूंढ सकते हैं, मल्टी लेवल भी ढूंढ सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी ढूंढ सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, हायरार्किकल भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को छुपा दूं तो ये आपका बन गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, अगर मैं इस नीचे वाले को छुपा दूं तो ये आपका क्या बन गया, दोनों हायरार्किकल इनहेरिटेंस, अगर मैं इस ऊपर वाले को छुपा दूं तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गया, और अगर मैं सिर्फ इसे छुपा दूं तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। तो इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो इसका नाम हाइब्रिड इसीलिए है क्योंकि ये हर तरह के इनहेरिटेंस को अपने अंदर इंक्लूड रखता है। तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो ये टाइप्स थे। अब अगर बात, इतने तरह के टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के टोटली। इंटरफेस की बात मैं आपसे अलग से करना चाहता हूं क्योंकि इंटरफेस अगर अभी हम लेंगे तो फिर कुछ चीज़ें इनहेरिटेंस इंटरफेस के रिगार्डिंग छूट जाती हैं, है ना। लेकिन उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है वो मैं अभी डिस्कस आपके साथ में कर लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में अब क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक क्लास हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्लास हो सकती है, भाई ये 2 क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में इंटरफेस हो सकता है एक और, सेकंड केस लें तो, या इसको लिख ही देता हूँ पूरा, यहाँ पर आपके पास में एक इंटरफेस हो सकता है, यहाँ पास हो सकती है। अभी भूल जाना इंटरफेस क्या होता है अभी के केस में, लेकिन अभी बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और एक तीसरा केस जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर इंटरफेस हो सकता है
और यहाँ पर भी इंटरफेस हो सकता है। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है। यहाँ भी यहाँ पर क्लास है। अब इनको बॉक्सेस में मान लीजिए, ये आपका बॉक्स क्लास हो गया, ये एक क्लास हो गई, ये एक इंटरफेस हो गया, ये एक क्लास हो गई, ये एक इंटरफेस हुआ। तो इस तरीके से आपने चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। पहली बात, ये मैंने लिखे हैं यूज ऑफ एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट कीवर्ड, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड है, एक तो इम्प्लीमेंट है और एक एक्सटेंड है। अब कब एक्सटेंड लगाना है, कब इम्प्लीमेंट लगाना है, हमको इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो वो समझिए कब क्या कैसे करना है। जब भी आपके पास में दो क्लासेस होंगी, ठीक है, ऊपर भी एक क्लास है, नीचे भी एक क्लास है, या ऊपर नीचे छोड़िए, वो तो आप किधर भी कर सकते हैं, बोलने का फर्क है, ठीक है। तो अगर आपके पास में दो क्लासेस हैं, ठीक है, तो उनके बीच में मान लीजिए ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। तो अगर ये क्लास बी ए को करती है तो क्या कैसे करेगी, ये लिखेंगे हम क्लास ए, और इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा कीवर्ड लगेगा, हमेशा एक्सटेंड लगेगा। ये ध्यान रखना इस तरीके से, नहीं सॉरी, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमने डिस्कस भी किया है पहले चाइल्ड क्लास का नाम आता है, फिर सुपर क्लास का या बेस क्लास का नाम आता है। तो ये आपने एक्सटेंड कीवर्ड जो है वो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दो क्लासेस के बीच में हमेशा आंख बंद करके एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है। आपको एक कभी प्रोग्रामिंग हैबिट्स में मिल सकता है, ये एमसीक्यूज में, ठीक है। जब भी आपके पास एक इंटरफेस होगा और एक क्लास होगी, और क्लास जो है किसी इंटरफेस को यूज करना चाह रही है, मतलब एरो जो है वो ऐसे है, क्लास जो है इंटरफेस को यूज करना चाह रही है, तो यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा, जैसे मान लीजिए क्लास बी है, ये आपका इंटरफेस ए नाम से है, तो आप लिखोगे क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए। तो हमेशा अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस से कोई चीज लेना चाहती है तो एक्सटेंड करके नहीं लेती है, इम्प्लीमेंट करके लेती है। उसका रीजन आपको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि इंटरफेस के अंदर जो है वो फंक्शंस की बॉडी नहीं होती है, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। तो जब भी कोई नेक्स्ट क्लास उसको यूज करती है तो उसको कंपल्शन है कि वो उसकी बॉडी दे, ठीक है। तो अगर इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनकी बॉडी देना जरूरी है। तो इसलिए एक्सटेंड सिर्फ तब करते हैं जब मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो आप मुझसे एक्सटेंड तभी तो कर सकते हैं जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी। इम्प्लीमेंट का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि मैंने ये डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे जो है मेरे पास में इतनी चीज हो सकती है। अब वो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। मैंने तो एक लिख के छोड़ दिया कि मेरे पास ये स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पर अभी के लिए समझिए कि सिर्फ डिक्लेरेशन होते हैं, इसलिए हमेशा इंटरफेस, और आप याद रख सकते हैं जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को करेगी तो इंप्लीमेंट होगा, और इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को यूज करेगा। मान लीजिए ये कोई इंटरफेस ए है और ये कोई इंटरफेस बी है, जब ये इसको यूज करेगा तो हमेशा बीच में क्या लगेगा, इंटरफेस बी एक्सटेंड्स ए, ये आप ध्यान रखना। अब ये क्यों करेगा भाई, ये भी डिक्लेरेशन नहीं रखता, ये भी डेफिनेशन नहीं रखता है अपने पास फंक्शंस की, ये भी नहीं रखता है, तो सिर्फ डिक्लेरेशंस पहुंच जाएंगे दूसरे के पास में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब एज इट इज चीजें जा रही हैं तो वो एक्सटेंड हो जाती हैं। तो अगर याद करने के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जब भी दो चीजें अलग अलग होंगी, भाई दो चीजें होती हैं इनहेरिटेंस में, तो क्लास होगा या इंटरफेस होगा, तो जब भी दो अलग अलग चीजें होंगी तो मोस्ट ऑफ केस में आपका इंप्लीमेंट ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जब सेम होंगी, दोनों क्लास होंगी या दोनों इंटरफेस होंगी, तो हमेशा एक्सटेंड लगेगा। खत्म करो याद रखने के हिसाब से, जब दोनों सेम होंगे तो एक्सटेंड लगेगा, जब दोनों अलग होंगे तो इंप्लीमेंट लगेगा, ठीक है। अगर याद करना है तो ऐसे कर लीजिए, बाकी यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखी। अभी हम प्रोग्रामिंग में क्या देखेंगे,
सिंगल इनहेरिटेंस देखेंगे, कौन से वाला, ये इनहेरिटेंस हम प्रोग्रामिंग में ट्राई करेंगे। मल्टी लेवल भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि सब कुछ सेम तरीके से होगा, और हेरारिकल भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इनहेरिटेंस अब हम जब इंटरफेस पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में तब ट्राई करेंगे, और उसके बाद ही इसको देखेंगे, या ठीक है इसके साथ भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने की हैं। थियोरेटिकली इनहेरिटेंस इतना ही है, बाकी इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत है अभी के लिए, प्रोग्रामिंग देखते हैं इसकी। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम इनहेरिटेंस के टाइप हमने देखे, इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, तो अब इसका हैंड्स ऑन हम प्रैक्टिस देखते हैं एक बार। उसके लिए मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल बनाते हैं, एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय का ही लेते हैं। कोई एम्प्लॉय है और ये उसकी क्लास है, आप इसको पेरेंट क्लास बना दीजिए या सबसे पहले वाली क्लास बना दीजिए। अब इसके अंदर एम्प्लॉयज़ अलग अलग तरह के आएंगे। ठीक है, जैसे कोडर हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है। तो एक हम बेसिक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय क्लास है, वो सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी एक क्लास हो गई एम्प्लॉय। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक क्लास से स्टार्ट करते हैं। एक एम्प्लॉय क्लास हमने बनाई है। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है, और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मान लीजिए एक कोई फंक्शन है void, और मान लीजिए वर्क करके, ये एक फंक्शन हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमको प्रिंट करके देता है कुछ भी, system.out.print, और मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, राइट। ये आपने प्रिंट करवा दिया, एक क्लास आपके पास में ये बन करके आ गई है। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्लास और बनाते हैं। ठीक है, ये क्लास है आपके, मान लीजिए क्लास कोडर, जो कुछ भी कोड करता है, कोडिंग करने वाले पर्सन को कोडर बोलते हैं। तो मान लीजिए कोडर एक क्लास है, और ये जो क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है। हमने आपको कल बताया था, मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि एक्सटेंड जो कीवर्ड है वो इनहेरिटेंस में हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस टू इनहेरिट अ क्लास और इट्स फंक्शंस और मेंबर्स, राइट। सो यहाँ हमने लिखा क्लास कोड एक्सटेंड्स, और इससे जो ऊपर वाली एम्प्लॉय क्लास है इसको जो है वो एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब बात ये समझिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। कोई बोले सर ऊपर वाली क्लास को हमने नीचे वाली में क्यों इनहेरिट नहीं किया। आप कुछ भी सीक्वेंस कर सकते हैं, आपको कंपाइलर को थोड़ी पता है कौन सी कोड क्लास है, कौन सी कोडर क्लास है, कौन सी एम्प्लॉय क्लास है। तो वो सब कुछ कंपाइलर को नहीं पता, आप जो चाहें जो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास में एक बिजनेस लॉजिक तो तैयार हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊँ, पहले कोडर क्लास बना दूँ और उसके बाद में एम्प्लॉय क्लास बनाऊँ, तो ऑब्वियस बात है कोई बिजनेस लॉजिक ही इसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई एक मोटिव सॉल्व होना चाहिए कोई काम करने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा void, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए अभी के लिए मैं लिखता हूँ कोई एक अलग से फंक्शन स्लीप। ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉय अभी स्लीप कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यही पूरी एक लाइन, कोडर इज़ स्लीपिंग, राइट। तभी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं छोटा सा, ताकि आपको एक बार के लिए कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैं इंडिपेंडेंट क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ABC लिखा क्योंकि मेरी फाइल का नाम ABC है। अदरवाइज आप इसका कुछ भी बिजनेस लॉजिक के हिसाब से टेस्ट इनहेरिटेंस या फिर टेस्ट एम्प्लॉय का नाम से भी आप, या टेस्ट कोडर नाम से भी आप कुछ भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपने एक क्लास बनाई, ये आपकी मेन क्लास है, और यहाँ आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main
स्ट्रिंग आर्क्स, राइट। मान लीजिए आपने ये लिखा और इसके अंदर, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, क्या आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या आप कोडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अब समझिए, अगर हमको अलग अलग ही इनके ऑब्जेक्ट बना करके और वर्क और स्लीप फंक्शन को यूज़ करना होता तो फिर हमको इनहेरिटेंस करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो करने को आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको वर्क फंक्शन जो ऊपर हाईलाइटेड है ये यूज़ करना है तो आप सीधा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और काम हो जाएगा। ऐसे ही आपने स्लीप क्लास का बनाया और ये काम हो, मतलब इसका कोडर क्लास का बनाया और स्लीप फंक्शन को यूज़ कर लिया, दैट इज़ वेरी मच फाइन, हम वो करते भी आए हैं पहले, ठीक है। लेकिन अब हमने इनहेरिटेंस करने की सोची है, हमने कोड को रीयूज़ करने की सोची है, कोड रीयूजेबिलिटी करने की सोची है। हालांकि इस केस के अंदर अब आप देख लिए, मान लीजिए आप बनाते हैं कोडर क्लास का, ठीक है। कोडर C1 इज इक्वल्स टू न्यू कोडर, ठीक है। C1 डॉट वर्क, ये आप एक बार कॉल कर रहे हैं और एक बार कर रहे हैं C1 डॉट स्लीप, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। अब आपने देखिए, ऑब्जेक्ट अगर आप एम्प्लॉय क्लास का बनाते, ठीक है, तो आप एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ एम्प्लॉय के ही फंक्शंस को यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन जब आपने इसको एक्सटेंड कर दिया क्लास को और एम्प्लॉय क्लास के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो कोडर क्लास के पास एक तरीके से आ गए हैं, तो इस केस में आपको एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी जो कि है C1, जो कि नीचे वाली क्लास का यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उससे आप स्लीप को भी यूज़ कर पाएंगे और वर्क फंक्शन को भी यूज़ कर पाएंगे। ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब इसमें इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के केस में पहले एक बार इसको करके देखते हैं। चलिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इसको, ठीक है। कंपाइल हो गया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, कोडर इज़ स्लीपिंग, तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने निकल के आ गई हैं। आप यहाँ ln लगा देंगे तो ये आपको प्रिंट, जो इसका प्रिंट हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से दिख जाएगा। देख लीजिए, एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, कोडर इज़ स्लीपिंग, ठीक है। सही से दिख रहा है सभी को, एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, कोडर इज़ स्लीपिंग, ठीक है। अब एक बार ये देखिए, अगर इन स्टेटमेंट्स को हम ऊपर नीचे लिख देंगे तो कॉलिंग उसी फेज़ में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर सोचें तो क्या है, एक बॉक्स आपने बनाया हुआ है, उस बॉक्स को यूज़ करते हुए आपने नीचे वाला जो बॉक्स है, जैसे आपने बॉक्स A और B बनाए थे, तो A बॉक्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को B बॉक्स इनहेरिट कर रहा था, और उसके बाद आपने एक तीसरी क्लास ली जिसके अंदर सिंपली ऑब्जेक्ट बना करके आपने चीज़ों को यू हैव जस्ट कॉल्ड, ठीक है। तो ये एक तरह का सिंगल इनहेरिटेंस हो गया जिसमें दो क्लासेस हैं, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मान लीजिए हम इसका जो सेकंड हमने देखा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने बात की थी ग्रैंड पेरेंट्स की एक क्लास है और उस क्लास से आपको वैल्यूज़ उसके आपके फादर के पास आ रही हैं और आपके फादर से आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो वो हम एक बार यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मान लीजिए आप एक क्लास बनाएं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी क्लास को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ की तो कोडर के पास आ गई, ठीक है। अब कोडर के पास आने के बाद में मान लीजिए मैं एक और क्लास बनाऊं, जावा कोडर, ठीक है। मान लीजिए मैंने जावा कोडर नाम से एक क्लास बनाई है और इसमें एक्सटेंड किया है किसको, कोडर क्लास को, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने इसको ले लिया है। अब आप समझिए मैंने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट नहीं किया है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट किसने किया है, कोडर क्लास ने, और कोडर क्लास को इनहेरिट किसने किया है, अब
जावा कोडर ने, ठीक है। और मान लीजिए यहीं पर मैं एक प्रिंट लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट सीखना है। ज़्यादा बड़े प्रोग्राम लेकर के स्टार्ट करेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे इसको बीच में ही, ठीक है। ये मान लीजिए आपने एक क्लास ली, थर्ड क्लास है, इसने एक्सटेंड कर दिया पर्टिकुलर जावा कोडर, मतलब जावा कोडर जो है उसने एक्सटेंड कर लिया कोडर क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए हम करेंगे, और इसका फंक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं, या पूरा ही उठा लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कोडिंग जावा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अब ले लिया है। तो अब इसके बेस पर अब हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस कहाँ आ गए हैं, कैसे आ गए हैं, ठीक है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए, जो अब आपके दिमाग में लगाने वाली बात है कि जब हमने पहले चीज़ों को दूसरी क्लास में इनहेरिट किया, दूसरी चीज़ों को तीसरी क्लास में इनहेरिट किया है, तो ऑब्वियस बात है अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस या मेंबर्स किसके पास हैं, जो सबसे नीचे क्लास है, मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उसके पास ग्रैंडफादर से भी आ गई, कुछ फादर ने भी दी हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है हम अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी केस में हमने अगर मान लीजिए अब बनाया जावा कोडर का ऑब्जेक्ट, कोडर की जगह हमने जावा कोडर का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और अब इससे हम चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वही c1 डॉट वर्क, c1 डॉट स्लीप और एक c1 डॉट कोडिंग जावा, ठीक है। अब देखना, एक बार आप इसको चला के देखिए और फिर इसकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली कंपाइल्ड, देखिए तो अब आपने एक ही क्लास से लगभग सारी चीज़ों को मैप करके काम किया है। आपने एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, कोडर इज़ स्लीपिंग, जावा कोडर इज़ कोडिंग जावा, तो एवरीथिंग यू हैव सेट विद यू। सो एक ही ऑब्जेक्ट से आप तीन तीन क्लासेस के साथ में डील कर रहे हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है जब हम इससे आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हमने सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया है, आपका जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कुछ नहीं होगा, जस्ट अगर आपको डब्बे याद हैं जो हमने बनवाए थे, आपको ए, देन उसके बाद बी और उसके बाद में सी डी, इस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस चलता हुआ आ रहा था। तो उस केस में अगर ये आपका एम्प्लॉय है, इसने इनहेरिट किया है पर्टिकुलर इसको, अब अगर एक और क्लास होती जो इसको एम्प्लॉय को ही और इनहेरिट कर रही होती, ठीक है, तो उस केस में आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक फ्रेश एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए एक फ्रेश एग्ज़ाम्पल में लेता हूँ, एक कोई क्लास है जिसका नाम है रूम, राइट। इसको मैंने लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डालता हूँ, लेंथ, और इसमें एक और कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया सिखाऊंगा मैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। या ऊपर भी आप कर सकते हैं। एक मैं ले लेता हूँ ब्रेथ, ठीक है। तो एक रूम क्लास लिया है, उसकी दो चीज़ें हमने पर्टिकुलरली डिफाइन कर ली हैं, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया है, मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बना दिया है रूम नाम से। कंस्ट्रक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सेम नेम ऑफ क्लास होता है, यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, वो सब आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। तो रूम आपने लिया और एज एन आर्ग्यूमेंट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। तो आपके पास में जो ऊपर लेंथ है इसके अंदर आप डाल दीजिए जो ऊपर से x आएगा, मेन फंक्शन से जो x आएगा उसको हमने डाल दिया यहाँ पर। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है
तो आपको क्या करना होगा, आप जाइए और एक बार हमारा इनहेरिटेंस वाला कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक जो है वो आप एक बार देखिए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये हुआ। देन अब मान लीजिए हमें एक फंक्शन लेना है एरिया नाम से, राइट। और ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है एरिया नाम से, इसमें हम कर रहे हैं इंट z इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। मतलब हमको एक एरिया रूम का निकालना है, उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करता है, फॉर्मूले के थ्रू ये काम करता है और आपको प्रिंट करके क्या दिखाता है, ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा द एरिया ऑफ रूम इज the area of room is ठीक है। और ये आपको दिखा देगा, z को हमने प्रिंट करवा दिया, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये एक क्लास हमारे पास बन के रेडी हो गई। अब एक और क्लास बनाए हम, मान लीजिए बेडरूम के नाम से, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगी किसको, ऊपर वाली क्लास को, ऑब्वियस बात है। इसको ये एक्सटेंड करेगी रूम क्लास को, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके पास आ जाएंगी। और अब ये प्रूव करना है हमको कि आती हैं, तो वैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में भी किया था, लेकिन और अच्छे से आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ हाइट लेता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ हाइट लिया इस केस में, और हाइट लेने के बाद में बेडरूम के रिगार्डिंग ही हमको सारी चीज़ें अब और प्रिंट करनी होंगी। ये सारा चीज़ उठा लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बेडरूम, ठीक है। और इसकी आपने x को y को लिया, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, a ले लीजिए, b ले लीजिए, और आपको ऊंचाई भी चाहिए, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर एक और आप चाहें तो इंट z लेके चल सकते हैं। यहाँ हमने लिखा लेंथ में a, या आप लेंथ ब्रेथ यहाँ नहीं लिखेंगे, आप को और एक अच्छा तरीका सिखाते हैं। अब देखना, जो मैं लिख रहा हूँ सुपर और उसके बाद में a, b, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास में एक तीसरा बच गया है, उसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या, c, ठीक है। और जो एरिया है उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि हम तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो तीनों चीज़ें आ जाएंगी। हाइट भी आ गई, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये सुपर वाला, कमेंट करके लिख रहा हूँ, इट passes the value to super class, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सुपर एक कीवर्ड है, एक रेफरेंस है जावा के अंदर, वेरिएबल है, जिसको आप जब वैल्यूज़ पास करते हैं तो ये क्या करता है, जो इसकी सुपर क्लास होती है, जैसे इस केस में इसकी सुपर क्लास कौन सी है, आपने किसको एक्सटेंड किया है, रूम को, तो रूम इसकी सुपर क्लास है। तो सुपर क्लास जो है उसके जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर है उसको वैल्यूज़ पास करने के ये काम में आ गया है। अब सुपर जो है कीवर्ड वो तीन तरीके से काम करता है। पहला,
आप चाहें तो इसके थ्रू कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, मेंबर मेथड्स को आप वैल्यू पास कर सकते हैं, और सीधा ऐसे वैल्यूज़ भी आप इसको पास कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सुपर कीवर्ड जो है आपको करके देता है। अब इस केस में क्या था, यहाँ आपको वॉल्यूम निकालना था, तो आपको जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की वो भी चाहिए थी। तो उसके लिए आपने क्या किया, जो वैल्यूज़ ऊपर से ए और बी की मिली थी, जैसे ही आपने सुपर ए बी लिखा तो जो ऊपर कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, और ए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, और यहाँ पर आपने वो वैल्यू सेट करवा दी और चीज़ें जो हैं उसके थ्रू आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि नीचे से अब आपको एक ही बार चीज़ पास करनी होगी। ठीक है, कैसे करनी होगी ये भी आप देखिए। तो ये वाला आप अगर सीख जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसके बाद में आपका एग्जांपल आता है, ये एक क्लास हो गई आपके पास। अब अगर मैं एक और क्लास लूँ, ये मैं आपको सबसे पहले एक सिंगल उसके लिए बता रहा हूँ, 2 क्लासेस के लिए कि कैसे आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसका हायरार्किकल का भी इसको बन जाएगा। ABC आपने क्लास का नाम लिखा, ठीक है, और देन आपने क्या लिखा, जो कि हम लिखते हैं उसको सीधा कॉपी कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद में आपने क्या लिखा, जो बेडरूम क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन हायरार्किकल से पहले आपको ये बताना ज़रूरी था, हालांकि हायरार्किकल सेम वैसा ही है, बस स्ट्रक्चर का फ़र्क है। बेडरूम लिया आपने, BR = न्यू, और आपने सीधा यहीं से वैल्यूज़ पास कर दी। जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था तो बताया था कि आप ऐसे भी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। सीधा वैल्यूज़ पास किया आपने, कैसे, मान लीजिए 10, 20, 30, और अब आपने कॉल किसको किया, एक तो एरिया फंक्शन को और एक वॉल्यूम को। तो br.area, क्योंकि ये आपने इनहेरिट कर लिया है तो एरिया आ ही गया होगा, और एक br.volume। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आपके बन करके रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है, एक तो आपने जब वॉल्यूम लिया तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया, हाइट, आपको बार बार लेंथ और ब्रेड्थ लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपने इनहेरिट कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें तो ऊपर से आ गई थी, सुपर कीवर्ड की वजह तक से आपने वैल्यूज़ को पास कर दिया था, और जब आपको एरिया कैलकुलेट करना था तो एरिया आपको यहाँ से कैलकुलेट हो गया क्योंकि वैल्यूज़ आपने यहाँ से पास कर दी। तो आपने जैसे ही बेडरूम का ऑब्जेक्ट बनाया और जैसे ही आपने वैल्यूज़ इनिशलाइज की 10, 23, 20, 30, एंड यू हैव जस्ट पास्ड बाय द सुपर कीवर्ड वैल्यूज़ ऑफ A and B टू द base class or parent class, right? So you need not to again and again create the the object of the particular class, but आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड का आई थिंक सबको यूज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको सेव कर कंपाइल और रन करते हैं। एक्सटेंड्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप ने क्या किया है, और इसको फिर आप चेंज किस में करेंगे, हायरार्किकल में भी चेंज करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको कुछ ब्रैकेट्स आप चेक कर लेना। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम आपको प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रैकेट्स का इशू था वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने चीज़ें इनिशलाइज की और वो जो है सुपर क्लासेस के पास पहुंच गई और आपको जो है चीज़ें प्रिंट होकर के आ गई हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको सिंपली ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है ये आप मान लीजिए एक क्लास और बनाएं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक क्लास और बनाई और इस पर्टिकुलर क्लास का नाम आपने रखा, मान लीजिए स्टोर रूम, राइट। और यहाँ पर आपने फिर रूम को ही, जो सबसे ऊपर वाली क्लास है, इसी को इनहेरिट किया है और इसके बाद आप चीज़ों को आगे से आगे इनहेरिट करते जा रहे हैं। तो मल्टीपल आपका जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक ये जो प्रोग्राम है वो आपको सारी जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं वो निकाल के देगा और कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए प्रोग्रामिंग के बेस पर इतना ही करते हैं। बाकी जो है इसके बाद हमको अब इंटरफेस पढ़ना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में देखना है कि कैसे अचीव करते हैं उसको इंटरफेस के थ्रू।
फिर आपका ये टॉपिक जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।